बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्रामिंग साइड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशू ज़ेरे बहस आते हैं, वहीं आज भी एक अहम इशू पे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, जहां हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, जहां हरे हरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में हकीकतें क्या हैं, इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं स्टेट बैंक की जानिब से एक इंदिया दिया गया, इंतबा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जी गुर्बत और इसके साथ साथ बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। शरह सूद के हवाले से भी बातचीत की गई, जहां ताजिर बरादरी शदीद तजब्जुब का शिकार है। ऐसे में इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं बिलाल अहसन साहब, जो कि ब्यूरो चीफ है मेट्रो न्यूज़ के। सर अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहसन साहब, किस तरीके से देखते हैं मुल्क की मईशत एक डगर पर है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं बड़ी मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल। हमारी अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, कि जमीनी हकायक जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और हुकूमत की जो अपनी जो आदादोशुमार के गोरख धंधा आता है, जैसे कि गुज़श्ता रोज स्टेट बैंक ने अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी में जो जाहिर किया है, तो ये तमाम चीजों से आमतौर पर जो एक आम आवाम है उसकी समझ में नहीं आती, और वो गोरख धंधे को आगे पढ़ के और वो सबर करके बैठ जाता है। नेचुरली इस वक्त जो सूरत हाल ये है, माशी तौर पे हुकूमत की पॉलिसी साज जो है वो क्या सोच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि ईरान और अमेरिका की जंग के बाद ये इस बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान ने जिस तरह के अमेरिका और ईरान की जंग में किरदार अदा किया वो दुनिया में एक मिसाल है, और पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह ताला ने बयान मरसूस जो मई 2025 में हुआ, उसके बाद से जो पाकिस्तान का झंडा अल्लाह ताला ने ऊपर किया, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की अपनी काविशों की वजह से पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर के माशी तौर पर वो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। लेकिन बहुत ही मौजूद के साथ ये है कि हमारे पॉलिसी साज या तो बहुत ज्यादा मतलब ये कि सुस्त हैं, या उनकी जो मुस्तकबिल में देखने की जो एक आदत होती है वो कम है। सिंपल सी बात यह है कि शरह सूद को इस वक्त 10.5% से 1% मजीद करके 11.5% कर दिया गया, जो कि जितने भी ताजिर और सनतकार हैं, जो कि पहले से ही वो इस बात का शोर कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग, यानी कि पैदावारी लागत के ज्यादा होने की वजह से वो पहले ही खित्ते के दीगर ममालिक के जो मसनूआत है आलमी मंडी में जो है उसको वो कम्पीट नहीं कर पा रहे। लेकिन उनका कहना था कि ये सिंगल डिजिट पे अगर शरह सूद चला जाता है तो यकीनी तौर पे जितने भी ताजिर और सनतकार हैं या पैदावारी लागत है वो कमी होगी। इसलिए कि हम आपके सामने है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपने हुर्मस की वजह से जो तरसीलात से वहां से पेट्रोलियम मसनूआत की पाकिस्तान में दरामदात में कमी वाक़ई हुई, उस गुजरगाह की वजह से वहाँ पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो भी मुआशी पाबंदियाँ थी या मुआशी जो दुरुस्तगी थी उसको करने के लिए जो है वो इक़दाम किए गए, वो अपनी जगह। लेकिन बात यह है कि जब एक ताजिर और सनतकार इस बात पर नाला है कि जनाब बिजली की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, गैस की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पानी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, इस सूरत में वो कैसे 1% मजीद जो आपने मॉनिटरिंग पॉलिसी को आगे करके 1%, 11.5% कर दिया, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा? तो लिहाजा यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अपने ताजिर और सनतकारों जो लोकल हैं, हम लोकल ताजिर और सनतकारों को अगर हम थोड़ा सा रिलीफ देते, उनको रिलीफ देने के बाद उनको टैक्सेस में रिलीफ देते कि आप ज्यादा से ज्यादा इस मौके से फायदा उठाओ। इसलिए कि हम सबके इल्म में है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के बंद होने की वजह से हम सेंट्रल एशिया से कट गए थे, लेकिन पाकिस्तान के बहादुर अफवाज की वजह से जो अफगानिस्तान में उन्होंने कार्रवाई की, उसके बाद जो है दहशतगर्दी में कमी वाक़ई हुई, और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का एक ऑल्टरनेट जो है वो TIR की सूरत में, जो TIR जो ईरान के जरिए हम अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान जा सकते हैं, वो रूट खुल गया। इसके बाद QTT के जरिए जो कि चीन के जो सूबा सिंकियांग है उसके जरिए हम किर्गिस्तान के जरिए भी जो है हम सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं। तो इस वक्त तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क की जो इतने भी ताजिर और सनतकार है, जो भी लार्ज सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको देनी चाहिए, उन्हें रिलैक्स करना चाहिए, उन्हें चाहे वो शरह सूद की सूरत में हो, चाहे वो बिजली की नख की सूरत में हो, चाहे वो टैक्सेस की सूरत में हो, इस तरह कुछ करना चाहिए। लेकिन हुआ ये बदकिस्मती की बात, 1% से हमने और मजीद बढ़ाया। इसके अलावा यह है कि बिजली के नख में भी जो है वो लोड शेडिंग का एक तूफान आया हुआ है, जिसकी वजह से जो सनती जो सरगर्मियां हैं वो मुतासिर हो रही हैं। तीसरी जानिब गैस की शॉर्टेज है,
तो बात यह है कि आप किस तरह अपने इकोनॉमी को कहते हैं जनाब अली के 3.8% या 4% आपकी ग्रोथ होगी 26-27 के माली साल में, जबकि मौजूदा परसों का कहना है, जो स्टेट बैंक का कहना है, जो लास्ट कल वो उनका ऐलान है कि 3.8% जो ग्रोथ हुई है, और जबकि गुज़श्ता बरस में इसी अरसे में 1.9% थी। अच्छा, तो जीडीपी के हवाले से बिलाल साहब, जीडीपी के हवाले से वो कह रहे हैं कि 4% तक जो है वो उन्होंने कहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि डबल डिजिट्स में चले जाएगी। दूसरी जानिब मैक्रो इस्तेहकाम के लिए वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो मैक्रो इकोनॉमी है वो इस्तेहकाम उसका है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड हैं। आपको लगता है कि जी जो आम आवाम है, क्या उन तक वो तमाम फैसिलिटीज पहुंच रही हैं कि जिसके लिए वो कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो इस्तेहकाम की जानिब गामजन है? सबसे बड़ी बात है माइक्रो इकोनॉमिक की बात होती है, एक आम आवाम की अगर बात हो रही है तो कल जो हमें इस्लामिया मिला के जो पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो कहती है कि जनाब 7.3% जो है महंगाई हो गई है मार्च में। तो सवाल है 7.3 है, और उनका कहना है कि तकरीबन जो उनकी कोर इन्फ्लेशन है वो 7.8% है। अब मजीद जो पेशेंगोई करते हैं कि आगे जाकर ये महंगाई जो है 5 से 7% हो जाएगी। बात ये है कि क्या ये ग्राउंड रियलिटी है? ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है वो तकरीबन 10 से 12% है, और चाहे हमारे इदारे हों, चाहे हमारे हुकूमत के पॉलिसीज़, उन्हें नजर क्यों नहीं आता? बात यह है कि महंगाई जो है मजीद, पेट्रोल की कीमतें जो मजीद बढ़ी हैं 27 रुपए, इस 27 रुपए बढ़ने के बाद जब पेट्रोल की कीमत आके 95 रुपए हो गई है, तो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि कैसे महंगाई कम होगी। और मजीद जो अगर आपने हुर्मस का मसला हल नहीं होता और तो मजीद जो पेट्रोल की कीमतें या मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। लेवी बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे, और 102 रुपए के करीब लेवी हो रही है। तो ये है कि हुकूमत ने आम आवाम की जो रिलीफ देने की बात है वो सिर्फ कागजी बातें हैं और सिर्फ जुबानी बातें हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आवाम को कोई भी सहूलत दस्तियाब नहीं है, और इस वक्त तकरीबन 8 से 10 या 10 से भी ज्यादा जो है फीसद जो है आपको इन्फ्लेशन नजर आता है, और मजीद इससे बढ़ने की तवक्कुआत की जा रही है। अब बात है कि क्या हुकूमत के जो बोरिंग की बात होती है, शरह सूद की बात होती है कि बड़ी, तो चले जी शरह सूद जो है 90% हमारा चीज जो है वो बैंक से पैसे लेके काम नहीं करता, इसलिए उन पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अशिया खौरनोश, आप बेसिक जो कम्युनिटीज है जिसमें खास तौर पर दालें हैं, दाल हम इम्पोर्ट करते हैं, दाल के तकरीबन 80 से 85% हम इम्पोर्ट करते हैं। जब आपने हुर्मुज़ से जहाजों का सिलसिला जो है वो मसला बना हुआ है, बीमा जो है वो इंश्योरेंस जो होती है आपके कार्गो की, उसमें इजाफा हो गया है, की अपनी आपके कीमतें बढ़ गई हैं, आपके इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। तो सवाल ही पैदा होता है कि जब एक आम सी चीज जिसको खास तौर पर सिर्फ दाल ले लेते हैं, चना है, जो इंपोर्ट होगा तो वो महंगा ही बिकेगा ना, तो आवाम को किस तरह की चीजें सस्ती मिलेंगी? इसके अलावा हमारी बिलाल साहब ये भी बताइएगा कि जुलाई से दिसंबर निस्फ हम रवा साल होगा, इस हवाले से हमें बताइएगा कि इसमें कुछ बेहतरी नजर आ रही है, क्योंकि एक जानिब जो ताजिर बरादरी है उनके स्टेटमेंट बड़े मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वो जमीनी हकायक पे बात कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से देखें तो वो एक अलग बात करी, स्टेट बैंक की जानिब से अगर देखें तो आज की रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि जी खास करके आने वाले वक्तों में महंगाई बढ़ सकती है। देखिए, ये बात यह है कि जुलाई से अगर आप अब बात करते हैं फरवरी तक की, तो बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जीडीपी जैसी 3.5% नमो हुई, जबकि लास्ट जो आप 25 से 26 तक लेते हैं तो 1.9% ये अभी 3.8% हुई। अब इसी मुद्दत में बात ये होती है कि ये तमाम की तमाम, मैंने पहले कहा था गुफ्तगू शुरू से पहले, ये तमाम की तमाम आदार शुमार के गोरख धंधे हैं। अब एक बात मुझे बताइए, जीडीपी ज्यादा 8% होती है या 5% हो जाती है, एक आम आवाम को इससे क्या ताल्लुक? आम आवाम तो कहता है कि जनाब जो बेसिक चीजें जो है जिनमें कि आटा है, दाल है, चावल है, दूध है, गोश्त है, इनकी कीमतों में जो है इस्तेकाम आना चाहिए। तो हमें इस्तेकाम नजर नहीं आता ना। बात यह है कि हम अगर सिर्फ तहरीर को पढ़कर हम ये बता दें कि फला 1.9% हुआ था, फला 3.8% हुआ था, जिससे मसाइल हल नहीं होते। मसाइल से हल ये होते हैं कि आप भी इस शहर रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, हम सब देख रहे हैं कि इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की हुकूमत कीमत बढ़ाती है तो उससे महंगाई बढ़ जाती है, और ये कहना कि सिर्फ 5 से 7% महंगाई है और महंगाई तो जब नहीं कम होगी तो आम आवाम किस तरह माइक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं, किस तरह इस्तेकाम बढ़ेगा? बात सिंपल सा ये कि जब तक पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम नहीं आएगा उस वक्त तक माइक्रो इकोनॉमिक की बात जो आप करते हैं या
जो अवाम की मुतमईन होने की बात करते हैं, मुमकिन नहीं है। आप कितने भी गौरव धंधे लेकर आ जाएं, सब कुछ लेकर आ जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, ज़र मुबादला के ज़खायर की बात है। अब ज़र मुबादला के ज़खायर अगर स्ट्रांग होते हैं तो लाजमी बात है कि डॉलर्स की जो है आपको अवेलेबिलिटी होती है, इंपोर्ट जो आप कुछ करना चाहते हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बात इस वक्त ये है कि 20 अरब डॉलर और 21 अरब डॉलर से ज्यादा तो स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ते ही नहीं है। हम तकरीबन 6 महीना 8 महीने से ये देख रहे हैं कि 20 अरब डॉलर होते हैं। अभी जो 3.5 बिलियन डॉलर जो हमने यूएई को वापस किया था, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी अरब और कतर ने आपको इसको फिल कर दिया, जिसकी वजह से आपके जो अपने ज़र मुबादला के ज़खायर है वो इससे भी स्टेट बैंक में 15 अरब डॉलर के करीब है और 5 अरब डॉलर जो कमर्शियल बैंक में, यानी 20 अरब डॉलर अभी भी है। लेकिन ये आपके अपने पैसे नहीं है, जिनमें से सिर्फ 5 से 6 अरब डॉलर आपके अपने हैं जो रेमिटेंस है। अब रेमिटेंस जो है उसकी वजह से पूरा मुल्क जो है उनके फॉरेन एक्सचेंज को सहारा दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ रही है कि ईरान और अमेरिका की जंग में बाद जो है अगर यूएई से आपके ताल्लुकात जो है उसमें सर्दमेरी आई है, अगर ये यूएई से अगर आपके अपने वर्कर्स वहां से फारिग होते हैं या वहां पर कोई क्राइसिस आता है यूएई में, तो आपके जो रेमिटेंस 8 बिलियन डॉलर पर ईयर आते हैं आपके यूएई से, उसमें कमी वाकई होगी। और लाज़मी बात है कि जब वो तफसीलात ज़र में कमी वाकई होगी तो आपके अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है या आपकी अपनी हुकूमत के जो मुआशी सिलसिले है उस पर दबाव आएगा। अब हम कहते हैं कि जनाब के फॉरेन सरमायाकारी आ जाए, फॉरेन फलां जगह से इतना अरब डॉलर आ रहा है, फलां जगह से इतना अरब डॉलर आ रहा है, तो ये सब MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो मफादी यादाश्त तो सिर्फ एक मीडिया जो है वो की कहानी होती है। अभी तक जो हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी इस्तेकाम आया कि गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक, अच्छा बिलाल असद साहब, दूसरी जानिब एक और चीज बताइएगा मुझे। 2 क्वेश्चंस मेरे आपसे और हैं। एक IMF के हवाले से हम बात करेंगे, जहां हम देख रहे हैं कि 8 मई को एक हमारा एक और मुआहदा होने के लिए जा रहा है, जिसके लिए इससे पहले ही वज़ीर पेट्रोलियम ने कह दिया कि जी मसनूआत जो हैं वो महंगी हो सकती हैं क्योंकि IMF का मुआहदा हो रहा है। अगर मैं पहले मुआहदे की बात करूं तो 27 मार्च को एक हमारा मुआहदा हुआ, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? दूसरी बात, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी नई सामने आई शरह सूद के हवाले से 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया, इससे ताजिर बरादरी को कितना नुकसान होगा? जी देखिए, बात सिंपल से ये कि आपका जो IMF है, नेचुरली जो जितनी भी शरह सूद को बढ़ाने की बातें हैं या कम करने की बातें हैं, या आप ये देख लें कि जनाब की जो भी पॉलिसीज जो हुकूमत की इस वक्त वो तमाम की तमाम IMF के मतलब के मशवरे पे की जा रही है। जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी हिसाब से ये चलते हैं। ये पेट्रोलियम मसला की कीमतें जो बढ़ी, इसमें से लेवी बढ़ाया गया, वो लेवी भी IMF के कहने पे बढ़ाया गया। इसके अलावा शरह सूद को या मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने की बात की गई, IMF के कहने पे की गई। इसी तरह बहुत सारी जो चीजें तो यहाँ पर की जा रही हैं माशी तौर पर, वो तमाम की तमाम जो है वो IMF के कहने पे की जा रही है। तो अब स्टॉक लेवल मुआहदे के बाद अगर पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिल जाता है, 27 अप्रैल को कहा जा रहा है कि स्टॉक लेवल मुआहदा IMF से हो जाएगा। अब इसमें देखें क्या होता है। इसके अलावा यह है कि अब 1 अरब डॉलर आपको अगर मजीद मिलते हैं तो आपके स्टॉक ज़र मुबादले के ज़खायर में थोड़ा इस्तेहकाम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और IMF की जब रिलीज होती है आपकी किस्में, इससे दुनिया के दीगर जितने भी मालियाती इदारे हैं जो है वो उन पर भी आपका एतमाद बढ़ता है, तो इसलिए ये एक अच्छी चीज है। लेकिन कर्ज तो कर्ज होता है ना, कर्ज तो कर्ज होता है। अब जो कर्ज देने वाला है वो अपने शराइत भी देता है। इसके अलावा आपके इल्म एक और बात कि हमारे जो अपने मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं उनमें से तकरीबन 400 से 500 अरब रुपए मुख्तलिफ जो है निजी बैंकों में रखते हैं। निजी बैंकों में रखते हैं, वहां से वो बैंक जो वो सूद कारोबार में लगा के सूद भी पैसे भी कमा रहे हैं और उन्हीं पैसों से वो गवर्नमेंट को सूद पे पैसे भी दे रहे हैं। इस पे IMF ने सख्ती की है और IMF का कहना है कि जितने भी सरकारी इदारों के पैसे हैं निजी बैंकों में वो स्टेट बैंक के ट्रेजरी अकाउंट में जमा कराया जाए। तो उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। उसके बाद देखते हैं कि क्या बेहतरी आती है। लेकिन ताजिर बिरादरी इसमें बहुत ज्यादा मायूस है। जितने भी ताजिर बरादरी से मेरी बात हुई उनका कहना है कि 1% शरह सूद बढ़ने के बाद उनके लिए पहले ही काम करना मुश्किल हो रहा था, अब मजीद जो है उनके लिए मसाइल पैदा होंगे और वो किस तरह कम्पीट करेंगे खत्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में। तो लिहाजा इस वक्त मजमूई तौर पर हुकूमत का अपना एक नुक्ता नजर है, और लेकिन ताजिर बरादरी जो है वो इस वक्त बेइंतहा मायूस है और उनका कहना है कि इन हालात में हम कारोबार नहीं कर सकते, इसलिए कि जब शरह सूद भी ज्यादा हो, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तमाम तवानाई की कीमतें, जिसमें बिजली है, गैस है, जिसने पहले भी कहा तो उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी जो है वो एक मसला बना हुआ है। तो अब इन तमाम सूरत हाल में अगर हमारा ताजिर और सनअतकार इस वक्त मुल्क में काम कर रहा है तो नेचुरली वो जहाद कर रहा है, तो इस वक्त हुकूमत को उनकी तरफ देखनी चाहिए। अब
बात यह है कि अब बजट आने वाला है, जून में बजट, मई के एंड में बजट आने वाला है। इस बजट में आने से पहले तमाम की तमाम ताजरों से मशावरत की जा रही है, चैम्बर से, फेडरेशन से, दीगर एसोसिएशन से की जा रही है, लेकिन ताजरों का कहना है कि हर बरस जो है मशावरत होती है, लेकिन हमारी तजावीज़ जो है शामिल नहीं की जाती। टैक्सेस के हवाले से ये है कि एबीआर के 611 अरब रुपए की 611 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है। अब वो टैक्सेस की जो 13,000-14,000 अरब रुपए की जो जमा करने में वो नाकाम होते हैं, टारगेट पूरा नहीं करते, तो यकीनी तौर पे मनी आपके दीगर जितने भी सेक्टर है उन पे मजीद जो है टैक्सेस का बोझ आएगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बात यह है कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले से जो सूरत हाल थी वो अभी भी यही सूरत हाल है, और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को मौजूदा मुआशी सूरत हाल में अगर उन्होंने सही रखा तो हम तकरीबन आप ये समझें कि हम मुआशी तौर पर क्लैश हो जाएंगे। आपके पास सबसे बड़ी बात यह मुख्तार साहब कि आपके भी इल्म है कि कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट पे जो ट्रांसशिपिंग हो रही है या माल के जो जहाज है वो दुबई की वजह से वो कितने से ज्यादा आपकी एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं। आपकी केपीटी और ग्वादर पे जो एक्टिविटी है वो उस पोर्ट कासिम पे है, उसकी वजह से आपको अपना अर्निंग ज्यादा हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा पॉलिसी साफ फैसला नहीं किया है, सिर्फ इसके अलावा जो ईरान के रास्ते, TIR के रास्ते जो उन्होंने इंपोर्ट शुरू किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहसन साहब, ब्यूरो चीफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमती इकदामात अगर एक जानिब नजर आ रहे हैं, वहीं ये चीज मशरूत होती दिखाई दे रही है कि आवाम की ख्वाहिशात का गला घोट के ही क्या मईशत इस्तेहकाम के जानिब बढ़ सकती है। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम इसका नाम इनसाइड द न्यूज़। बैक की बार भी खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और जैसे कि बात हो रही थी मुल्क की मईशत के हवाले से, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त नमान सूफी हमारे साथ मौजूद हैं। खास करके बात करें एक सीनियर प्रोफेशनल मुमताज मौशी माहिर के तौर पर जाने जाते हैं। आप बतौर प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट गुज़िश्ता 18 सालों से काबीना डिवीजन के माहिर एक अहम इदारे से वाबस्ता हैं। आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुख्तार, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज सूफी साहब, तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने मुल्क की मईशत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब IMF की शराइत हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी स्टेट बैंक की अपनी एक पॉलिसी है, शरह सूद के मामला सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम आवाम को क्या रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, जो इस टाइम सिचुएशन है मुख्तार साहब, अभी तो इकोनॉमी को बड़ा झटका सा लगा है, क्योंकि स्टेट बैंक ने अभी आपको पता है शरह सूद को जो है 1% इंक्रीज किया और वो 11.1% पे आ गई है। डेफिनेटली उससे जो आम ज़रूरती ज़िंदगी के मामला हैं और दूसरे इकोनॉमी के जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वो सारे जो है डिप्रेशन में आ जाएंगे, और हमारी जो करेंसी ऑलरेडी डिवैल्यू हो गई है और ओवरऑल सिचुएशन भी पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है वॉर की, वो भी प्रेशर है। तो ओवरऑल सारा इम्पैक्ट देखते हुए पूरी इकोनॉमी को तो एक बहुत बड़ा झटका है जी, कि उसके बगैर आप के आम नेसेसरी आइटम्स भी महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल की प्राइसेस ऑलरेडी आसमान से बातें कर रही हैं, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेस करती है इन्हीं चीज़ों के ऊपर। तो आम जो है वो बेसिक नेसेसिटी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो जब तक वो फुल परचेजिंग और ही डिक्रीज हो जाएगी तो बहुत बड़ा। ठीक, अच्छा, दूसरी जानिब ये हमें बताएं कि IMF के एक साथ के मामला सामने आ रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा, खास करके पेट्रोलियम वजीर ने, कि IMF की जो शराइत आगे आने वाली हैं उसके बाद फिर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली तो तमाम बोझ अवाम पर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, टैक्सेस ऑलरेडी आवाम की बियर करती है, जो एक सेलेक्टेड क्लास है वही बियर करती है। ज्यादातर बिजनेस क्लास तो है वो कुछ कैश ट्रांजैक्शंस भी स्किप कर जाते हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे भी आएगा और आवाम पे भी आएगा, और जब आवाम पे आएगा तो खाली ना सिर्फ नेसेसिटी आइटम्स पे आएगा, लग्जरी आइटम्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आना चाहिए IMF की जो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद। और जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने के बाद सारी इंडस्ट्री आइटम्स क्योंकि उसकी ऊपर ही बेस कर रही होती हैं, तो वो सारी ओवरऑल इकोनॉमी को रिवॉल्व करते हुए डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, दूसरी तरफ स्टेट बैंक की जानिब से भी एक इंतबाह आया है और उन्होंने खबरदार किया है कि कौमी मईशत एक मुमकिन मौशी सुस्त रवी की तरफ बढ़ सकती है, जिसमें GDP की शरह नमू कम हो जाए जबकि महंगाई बुलंद तरीन सतह पर बरकरार रहेगी। इसका मतलब अभी बरकरार है, ऐसा ही है?
अभी जी बिल्कुल महंगाई ऑलरेडी अभी आसपास से बातें करने जा रही है। अभी तो पेट्रोल प्राइसेस की वजह से इम्पैक्ट आया था। अब जब स्टेट बैंक ने अपना शरह सूद में इजाफा किया उसका एक इम्पैक्ट आएगा। अल्टीमेटली उसकी वजह से भी नेसेसिटी आइटम्स की प्राइसेस बढ़ेंगी और ना सिर्फ उसका इम्पैक्ट आम आवाम के ऊपर आएगा बल्कि जितनी भी आपकी इकोनॉमी के डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन महंगी हो जाएगी। लोग अपनी जितनी भी जरूरत है जिनके अलावा अपनी जो लग्जरी आइटम्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो बिल्कुल उनके लिए नामुमकिन चीज हो जाएगी। अब आप देखें ऑलरेडी जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइड है, जो डेवलपमेंट साइड है, वो ऑलरेडी बड़ी डिस्टर्ब हुई है पूरी इकोनॉमी में और जंग की इंप्रेशन की वजह से पूरा जो और उसके साथ जो तमाम रहता है वो ऑलरेडी इस शिकंजे में आया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर ये मजीद इजाफा होता है तो ये मजीद दिन ब दिन सूरत हाल बद से बदतर होती जाएगी। ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम रोशन डिजिटल अकाउंट्स की बात करें जहां पे हम देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वही दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो ये जंग के मामलात हैं ऐसे में पाकिस्तानी शहरियत जो है वो दूसरे जो मुल्क के ममालिक है वहाँ से ख़त्म करने की भी इत्तलात सामने आ रही है। कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। इसका इम्पैक्ट इकनॉमिकली हमारे मुल्क पर पड़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए उसकी वजह से आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और आपकी जो जितने भी आपकी ओवरसीज इनकम आती है जो पाकिस्तान वादला में भी और हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा होता है वो जब डिक्लाइन करता जाएगा तो आपकी स्टेट बैंक की पॉलिसीज को मजीद से मजीद रिवाइज करना पड़ेगा। उनको मॉनेटरी पॉलिसी और स्ट्रिक्ट होंगी और जो वो स्ट्रिक्ट होती जाएंगी हम मजीद जो है वो अपने IMF की मामला के अंदर टाइट होते जाएंगे। हमारा जो जो कर्जा है और पाकिस्तान के ऊपर जितना इस टाइम बोझ पड़ चुका है उसको मजीद गहराई की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। बहुत इस असल जरूरत है कि कोई ना कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन लिया जाए और इसके ऊपर कोई ऐसी नुमान सूफी सॉल्यूशंस क्या हैं हमारे पास? आप इकोनॉमिस्ट हैं, किस तरीके से देखते हैं अगर हम सॉल्यूशंस निकालना चाहें कि आवाम जो है उस पर भी कोई बोझ ना पड़े, अशराफिया जो है उस पर बोझ पड़े लेकिन वो भी उतना परसेंटेज पे ना पड़े कोई, क्योंकि मुस्तहकम चले मईशत तो हो जाती है लेकिन मैंने इससे पहले भी ब्रेक पे जा रहे वक्त यही कहा था कि अगर मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हो रही है तो वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी अवाम की ख्वाहिशात का गला घोटा जा रहा है। कोई ऐसा हमारे पास मिडिल रास्ता नहीं है क्या? देखिए मैं तो जो इसको बीइंग इकोनॉमिस्ट समझता हूँ तो हमें अपनी ऐसी नेसेसिटी आइटम्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हम एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें, इंपोर्ट्स को मिनिमम करें ताकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव में जाएं और सरप्लस होते जाएं ताकि एटलीस्ट हमें कम से कम ये आइडिया हो जाए कि अपनी कौन कौन सी नेसेसिटी आइटम्स जो है एक्सपोर्ट होने के बाद अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सरप्लस कर सकते हैं और उनको सरप्लस जैसे करेंगे कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डेफिनेटली रास्ते हैं। अगर बहरी रास्तों की बात करें तो आबदा हरबस वाले मामला अभी भी सामने आ रहे हैं, अगर ये हल भी हो जाते हैं तो आपको लगता है कि जी हम एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे? सकती है बेसिक आइटम्स की जिनको हम बढ़ाकर हम अपने एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करते हैं। देखें बेसिकली हमारे पास फुकदार नहीं है कि हमारे पास टीम ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट जो बिल्कुल अवेलेबल है पाकिस्तान में उनको बिठा के कोई डेफिनेटली कमेटी तश्कील देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें कम से कम एटलीस्ट ये हो कि इस सेक्टर को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ इक़दाम किए जा सकें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट करने की भरपूर कोशिश कर रही है लेकिन उसमें क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी सी ज़्यादा उस पर शामिल जाना जाता है तो जिसकी वजह से शायद उस पर उसी तरह पॉलिसी डिसीजन हो नहीं पा रहा। तो जैसे तो यही होगी कि एटलीस्ट कम से कम इसको सोर्सफुल तरीके से एक डेडिकेटेड कमेटी बनाइए जिससे एक्सपोर्ट की इंप्रूवमेंट की जा सके। जी एक जानिब हम देख रहे हैं मैक्रो इस्तेहकाम की अगर मैं बात करूं या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, आप किस तरीके से देखते हैं क्या वाकई हम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ चुके हैं? जी डेफिनेटली। वैसे तो देखा जाए तो इस टाइम गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर साहब की काविशों से और मिनिस्टर फाइनेंस की तरफ से और काफ़ी जो कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से बहुत काविश की गई जिसकी वजह से हम एक ग्रोथ की तरफ तो चल रहे थे लेकिन ये जो मामला आया जंग का और जिसकी वजह से हम दोबारा से एक उस ट्रैप में फंसे हैं तो हमें उससे निकलने के लिए डेफिनेटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान सूफी, आप हमारे साथ मौजूद थे। वहीं दूसरी जानिब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ जंजुआ साहब, तजियाकार हैं, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। सलाम सर। जी वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब, तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने हम ये देख रहे हैं कि जी मौशी तौर पर इस्तेहकाम की बातें तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उसमें हमें फुकदान नजर आ रहा है। अगर हम देखते हैं कि जी मुल्क की मईशत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में एक आम आवाम का वकार, एक आम आवाम जो है वो रुलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आम आदमी की जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक आम शहरी उसके मसले, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त यही सिचुएशन है। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि इसलिए कि हम मुर्द इल्जाम सिर्फ गवर्नमेंट को लगा देंगे जी हुकूमत ये कर रही है, बात ये भी सारी दुनिया में यही मसले हो रहे हैं। इसमें कौन सी अनोखी बात है? आप देखें कि इंडिया में गैस नहीं मिल रही उनको, हमारे पास तो फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, सुई गैस। अब देखें ना, सार्फिन को गैस मिल रही है बड़ी हद तक, इससे बड़ी और क्या चीज है? देखें, पॉजिटिव अगर हम सोचें तो बहुत कुछ है हमारे पास सोचने को, लेकिन मसला ये है कि अगर हम हुकूमत को ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत समझ के हम उस पर सिर्फ हर वक्त वार डॉक्टर साहब, आपने शहर इख्तिदार में, तो आप, मुझे लगता है कि आपकी ग्राउंड रियलिटी वहीं तक है। अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें तो शहर में गैस ही नहीं है, नापेद हो चुकी है। लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर में भी गैसेस मौजूद नहीं है क्योंकि मुल्क में गैस ही नहीं है। जखायर तो बहुत हैं लेकिन वो किसी और के लिए हैं। देखें, जो जखायर हैं वो लोगों के लिए ही हैं, और तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का फुकदान है। जी जी, इसका मतलब ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का फुकदान है, जो लोग काम कर रहे हैं वो सही काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, कोई और रीजन हो सकता है। अब गैस यहाँ पे अगर हम आ जाएं केपी में, तो यहाँ पे गैस यहाँ से निकल भी रही है, लेकिन जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट वाले भी इस्तेमाल कर रहे थे, सीएनजी स्टेशन भी थे, वो सब कोई बंद हुए हैं, हफ्ते से खुलते हैं, 2 दिन बंद हो जाते हैं। अब मसला ये है कि वो लोग भी एहतजाजों पे आए हुए हैं। तो अब बात यह है कि सार्फिन, सबसे पहले जो है ना, घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाती है, उसके बाद किसी और को दी जाती है। और फिर आप ये देखें ना, यही गैस है जो हमारे पास फर्टिलाइजर के जितने काम है वो भी गैस के थ्रू हो रहे होते हैं, हमारे नहीं, सारी दुनिया में। और ये बात तय है कि अब हमारे पास जो अगला क्राइसिस आ रहा है, फूड क्राइसिस स्टार्ट हुआ चाहता है। ये तो हमने फसलें उतार ली, अब आगे खाद कितनी महंगी होगी, सारी चीजें होंगी। और अब बात सिर्फ एक चीज तक नहीं है, उसकी वजह यह है कि अबनाए हुर्मुज़ जो बंद कर दी गई। सर, इसका इम्पैक्ट तो पेट्रोल पे आ रहा था, लेकिन दूसरी जानिब अब हम एक और जगह कैद होने जा रहे हैं, उसे कहते हैं आईएमएफ की एक साथ, या आईएमएफ के साथ जो हमारे मुआहदे होते हैं। अब भी मुमकिन तौर पर 8 मई को जो है ये मुआहदा होने के लिए जा रहा है। उसके बाद ज़ाहिर कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स होंगे, कुछ उनकी मुतालबात होंगे, और उस मुतालबात में आपको नहीं लगता कि अवाम ही सबसे ज्यादा पिसेगी? देखिए, मैं आईएमएफ से इस लिहाज से ज्यादा मुतमिन नहीं होता कि वो आईएमएफ जो इनको चीजें एग्री कर जाता है, अशराफिया पे आईएमएफ क्यों नहीं कहता कि जो बहुत सारे क्या कहेंगे रिटायर्ड होने वाले लोग हैं जिनको पेट्रोल लामुतनाही मिलता है। इवन कि आप अदलिया देख लें, रिटायर्ड जजों को, रिटायर्ड और भी बेशुमार महकमों के लोग हैं जिनको पेट्रोल मिले जा रहा है, उसके अलावा उनको सहूलतें अलग हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आज भी जुडिशरी में हुकूमत ही काम करेगी ना, उसमें इस्तिलाहत लेके आएगी। आज भी अदालतों में छुट्टियां होती हैं 3-3 महीने की, क्योंकि अंग्रेज के दौर में वो लोग इंग्लैंड जाते थे गर्मियों की छुट्टियां मनाने। तो अब तो अंग्रेज चला गया ना, हम अभी भी उसी अंग्रेज के जमाने की अदलिया का पैटर्न लेके बैठे हुए हैं। हमने तो क्या हम भी छुट्टियां मनाने जाते हैं सर? क्या जी कह रहा हूं, क्या हमारे भी लोग जो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं? मेरे ख्याल से पेरिस जाते होंगे, क्योंकि कराची तो वैसी पेरिस है। अच्छा, देखें, वो मैं कराची में क्या बात करूं कि कौन कहाँ जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात यह है कि फूड क्राइसिस आ रहा है। इस चीज को समझना होगा कि पेट्रोल चीजें अमेरिका में भी महंगी हो रही हैं, ये चीज नहीं है। हालांकि देखें, वेनेजुएला से तेल वहां अमेरिका के इन हैंड वो आ चुका है, वहां का हुकूमत हर चीज, पेट्रोल के बड़े ज़खायर अमेरिका के उसमें। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये तो गल्फ कंट्रीज रूल रहे हैं, पाकिस्तान जैसी ये थर्ड। अच्छा, गल्फ में भी महंगा हो गया। गल्फ में पहले 2.5 धर्म पेट्रोल होता था, आज 4.5 धर्म है। मतलब अगर देखा जाए तो तकरीबन 80% उसमें हम देख रहे हैं कि जी जो ऑयल है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा, देखें, ऑयल की कीमत में अभी आप एक और उम्मीद रखें कि मजीद इजाफा होगा। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये तो 1000 रुपए लीटर पे भी जा सकता है, 500 रुपए लीटर तो कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जब दुनिया में मिलेगा ही किसी को, नहीं तो महंगा होगा। अब तो हमें ये देखना चाहिए कि, लेकिन हम जिन मुआहदों में बंधे हुए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ईरान से डायरेक्टली पेट्रोल ले लें?
यार देखिए, वो भी तो ईरान हमें पे- 15 रुपए लीटर से दे रहे हैं, तो हम इसका मतलब फिर ये जो हमारी जो अपनी पॉलिसीज हैं उसी में कहीं ना कहीं फुकदान नजर आ रहा है, या उसमें अशराफिया की जो है वो कोई ना कोई फवाइद हैं जिसकी वजह से हमें इतना पेट्रोल पे लेवी देनी पड़ रही है। अच्छा देखिए, पेट्रोल पे जो भी ये कर रहे हैं, बात ये कि ईरान के ऊपर पाबंदियां होने की वजह से हम बराह रास्त पेट्रोल नहीं लेते। ये कि बलूचिस्तान के रास्ते जो स्मगलिंग होके आ जाता है वो अलग है, वो कराची में मिल रहा होता है, लेकिन वो आपको पता है इतना गैर मेयारी पेट्रोल होता है कि वो प्रॉपर रिफाइन हुआ प्रॉपर उसमें नहीं होता। इवन के हमने तो कहा रशिया से भी ले लें, रशिया के पेट्रोल को साफ ठीक है, करने के लिए सस्ता हमारे- पेट्रोल है तो वो मयारी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? हाँ नहीं, देखिए मेयारी से मतलब ये कि अभी भी मुसाबकती कंपटीशन जो वो कमीशन है, कल भी उसने कहा कि पाकिस्तान में जाली किस्म का इंपोर्ट हो रहा है। अब ईरान से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? सीमेंट वो आ रहा है। आप देखें ना सीमेंट के क्या मामला आते हैं, वो तो घर बनता है, बिल्डिंग ही गिर जाएगी अगर सीमेंट 2 नंबर निकल आ गया, जाली निकल आया। तो पाकिस्तान में इश्यूज हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और अगर ये जंग, एक और बात जरूर आपको कह दूं जी, जी। कि जो पावर हैं, जो वॉर पावर है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की, वो 60 दिन का टाइम था, यकम को वो पूरी हो रही हैं। अगर वो जंग के लिए मजीद कांग्रेस से उनको परमिशन नहीं मिलती तो हालात कुछ और होंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं अगर उन्होंने मजीद इसको लेके चले। ठीक है, बहुत तो शुक्रिया असल- डॉक्टर काशिफ जो आप हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से प्रोग्राम का जो अब हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बिलाल अहसन साहब का भी एक बड़ा तजिया सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हुकूमत को खास करके अब पॉलिसीज स्ट्रिक्ट करनी होगी, और खास करके अशराफिया के लिए भी पॉलिसीज को सख्त करना होगा। दूसरी जानिब हमारे साथ नुमान सूफी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर काशिफ जंजू साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात दुनिया साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।